वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के इस नए यूट्यूब चैनल माही सर पर। जी हाँ बच्चों, मैं आप सभी बच्चों के लिए ला रहा हूँ प्रत्येक दिन मॉडल सेट। और आज बच्चों हम लोग क्लास 10 के साइंस के सेट 2 का रिवीजन करेंगे बच्चों। तो बिना किसी देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। अब यहीं पर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। बोला कि किसी बिंब के द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। तो देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ये आभासी बनता नहीं है। टोटल 6 केस बनते हैं, जिसमें से 5 केस में हमेशा वास्तविक उल्टा और एक केस में ही आभासी बनता है। और ये तभी बनता है बच्चों जब दर्पण जो है, मान लेता हूँ कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इस तरह करके अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा पी होता है, ये सी हो गया। अब यहाँ पर होता है फोकस। इस पॉइंट पर अगर वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा गया हो कहीं यहाँ पर, तब बनता है हमारा आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन ये दिया हुआ है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। तो ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा। ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र से परे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो बच्चों, दर्पण के धुर और फोकस के बीच। तो यहीं पर होगा, दर्पण के धुर और फोकस के बीच। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम बोलें कि ये जो होता है ये आपका, ये कुछ इस प्रकार से है हमारा, मान लेते हैं अवतल दर्पण है ना। और ये है पी, और ये है आपका कहीं सी, और ये है एफ। तो अगर वस्तु पी और एफ के बीच में रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे कहीं पर बनेगा, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? आर और एफ के बीच में क्या संबंध है? तो मैं आज आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो हमेशा आप याद रखिएगा। सबसे पहले आर अगर और एफ के बीच में संबंध पूछेगा तो आप पहले आर लिख लीजिएगा, और एफ, इन दोनों के बीच में आप बराबर का साइन दे लीजिएगा। अब देखिएगा बच्चों कि ABCD में पहले आर आता है या एफ आता है। तो आप लोग जानते हैं कि ABCD में पहले एफ आता है, उसके बाद आर। मतलब एफ को आर तक पहुंचने के लिए 2 जन्म लेना होगा। कितना जन्म लेना होगा बच्चों? 2 जन्म। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू 2F। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है, क्या बोल रहा है? प्रकाश की किरणें जल से हवा में प्रवेश कर रही है ना। तो वह क्या करेगी? अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, या किसी भी दिशा में जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो क्वेश्चन बोला कि जल से हवा में जाती है, तो जल हो गया हमारा सघन और हवा हो गया विरल। तो सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पर होगा बच्चों अभिलंब से दूर हटेगी। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये लेंस से रिलेटेड है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सीधा एवं छोटा, ऑप्शन बी सीधा एवं बड़ा, ऑप्शन सी उल्टा एवं छोटा, ऑप्शन डी उल्टा एवं बड़ा। तो ये अवतल लेंस बोला है, तो अगर अवतल लेंस बोले प्रतिबिंब को लेकर बच्चों, तो आप लोग उत्तल दर्पण समझिएगा। तो उत्तल दर्पण में याद करिए बच्चों, सीधा एवं छोटा बन रहा था, तो इसका 4 का ये हो जाएगा सीधा एवं छोटा। नेक्स्ट है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता। 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, इस तरह करके डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है सिर्फ और सिर्फ अवतल में। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी। तो हाँ, समतल दर्पण में आभासी और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका ऑप्शन सिंपल नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, जिस भाग पर वो, प्रतिबिंब बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं? नहीं, कॉर्निया तो आँख का बाहरी परत होता है।
परितारिका कहते हैं, तो परितारिका भी नहीं, ये आयरिस का दूसरा नाम है परितारिका। आंखों के रंग के लिए जिम्मेवार होता है। पुतली नहीं, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल बोले या तो फिर रेटिना बोले दोस्तों, याद रखिएगा दोनों का एक ही नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा हमारे आँख में जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो पहले रेटिना पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बोले यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से होगा ऑप्शन के अनुसार से कि मानव नेत्र को देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बोलेगा कि अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम दूरी बच्चों याद रखिएगा कि अनंत पर, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत पर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं और उस भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना। अभी जस्ट पढ़े थे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो हम कल ही के वीडियो में बताए थे निकट दृष्टि दोष। निकट में देखिएगा 3 अक्षर है, तो इसमें अवतल लेंस लगेगा। जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। दीर्घ वाला में 2 अक्षर है, मतलब 3 अक्षर वाला अनेक उत्तल, ये याद रखिएगा। जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें आपका द्विफोक्सी लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है बच्चों, द्विफोक्सी लेंस लगता है। अगला है तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चों, अपवर्तन। क्या होता है बच्चों, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के अलग अलग परतों से होकर गुजरती है ना, तो क्या होता है कि कभी कभी लाइट अधिक चमकता है, कभी कभी कम, लाइट अधिक तो कभी कभी कम। तो गर्मी के दिनों में देखिएगा कि जब कभी हम लोग आसमान को देखते हैं तो तारा लगेगा कभी कभी कि अधिक चमक दे रहा है और कभी कभी लगेगा कम। अगला हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को कौन सा पद जो है पथ है वह विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता। फिर से क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का उसका पावर का फॉर्मूला होता है P=VI, और हम लोग जानते हैं बच्चों कि V फॉर्मूला होता है IR, ओम के नियम से, है ना। तो ये अगर यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ P के जगह पर मैं बैठा दूंगा IR, तो यहाँ पर हो जाएगा P=IR और I तो हो जाएगा I²R। तो ये होता है, ये नहीं होगा, मतलब ये होता है, बोला नहीं करता है, तो ये तो कर रहा है ना, IR²। ठीक है, IR²। इसमें कुछ टाइम लग जाएगा बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं उसी तरह से, और आगे हम लोग फिर करते हैं। फिर बोला IR², तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, P=VI, ठीक है, और V का फार्मूला होता है IR, है ना बच्चों। तो बोला IR², तो यहाँ पर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मेरा IR² आ सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर I का भी वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर, तो हमारा जो है बच्चों ये आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आ जाएगा बच्चों। P तो VI, ये तो होता ही है बच्चों। उसके बाद है डी नंबर में V²/R, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू बैठाइएगा बच्चों तो ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी ये नहीं आता है, तो 11 का जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह याद रखिएगा बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक वह होता है हमारा ओम। क्या होता है बच्चों, ओम होता है। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित, ये वाला होगा जब गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। मतलब हमको गर्म पानी करना है तो सौर जल तापक का उपयोग हम लोग कब नहीं कर सकते, धूप वाले दिन में। क्या, तो धूप वाले दिन में तो हम लोग कर ही सकते हैं गर्म जल के लिए। बादल वाले दिन रहेगा, बादल जब किया रहेगा तो हम लोग
फिर उस चीज़ को हम लोग गर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो उत्पाद जो बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद, जो भाग लेते हैं अभिकारक, जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। श्वसन तो याद रखिएगा, श्वसन हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, उष्मा का वहाँ पर क्षेपण हो जाता है ना, मतलब उष्मा का उत्सर्जन होता है तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है बच्चों 17, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो Zn प्लस CO में किसका उपयोग, उपयोग नहीं यहाँ पर हो जाएगा, उपयोग की जगह पर याद रखिएगा बच्चों आप लोग कि यहाँ पर उपयोग की जगह पर हो जाएगा उपचयन। तो किसका उपचयन हो रहा है? कल के वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि उपचयन किसे कहते हैं हम लोग बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन अभिकारक में कार्बन अकेला था, उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, मतलब कार्बन का उपचयन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड मतलब यानी कि AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो इस टाइम इसका रंग होता है सफ़ेद। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दिया जाता है तो इसका रंग सफ़ेद से जो हो जाता है वह धूसर रंग हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है बच्चों? धूसर रंग हो जाता है, धूसर रंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत कौन है सो बताना। NaOH यानी कि ये क्षारक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो हाँ क्षारक है तो नीला ही करेगा। उसके बाद है बच्चों कि HCl नीले को लाल कर देता है, हाँ ये भी नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल अम्ल का काम है नीला को लाल कर देना। एक मैं ट्रिक बता देता हूँ बच्चों, अनिल, अनीला, अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, मतलब अम्ल नीला को लाल कर देगा। तो देखिए HCl अम्ल है या नीला को लाल कर रहा है, ये सही है। बोला कि कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है। NaO क्षारक है, तो अम्ल नीला को लाल कर रहा है, तो क्षारक क्या करेगा, लाल को नीला, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये नहीं करेगा बच्चों, ये तो लवण में आ जाता। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम कृत्रिम सूचक है, तो हाँ ये भी कृत्रिम सूचक है, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? 7 से ज़्यादा किसका होता है? तो रक्त, जठर रस, नींबू, शुद्ध जल। तो याद रखिएगा रक्त का होता है 7.4, हमारा 7.4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रक्त। जबकि जठर रस वो आपका एक प्रकार का अम्ल है, नींबू भी अम्ल है, शुद्ध जल ये तो इसका pH मान 7 है। बोलो 7 से अधिक किसका होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम, ये दोनों तो pH मान 7 से कम होगा, इसका तो 7 होगा, इसका 7 से ज़्यादा होता है 7.4, तो ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है अम्लीय, ठीक है, जैसे कि अधातु C+O2, ये तो CO2 अधातु हो गया। इसका प्रकृति क्या होती है? तो जब इसको CO2 को हम लोग पानी में मिलाते हैं बच्चों तो H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल बनता है ना। इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो है इसका जो प्रकृति है बच्चों वह हो जाएगा आपका अम्लीय, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चाय है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों? दूध या दही, तो इसका प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा दही, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, दोनों। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है इसमें तो दोनों मारिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन, और कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा। ट्रिक याद रखिएगा, धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है मतलब धप्पा, धा से धातु, पा से पारा। लेकिन यहाँ पर बोला कि कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यहाँ क्लियर नहीं किया कि धातु या अधातु, तो दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों, ब्रोमीन भी और पारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, कौन सबसे कम है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी है। तो सबसे कम जो होगा आपका बच्चों वह सोना हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक्वा में पाया जाता है। एक्वा में क्या क्या होता है बच्चों? सांद्र HCl, सांद्र HNO3, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा दोनों। और इसमें भी याद रखिएगा कि ऐसा
एक्वारेज ये HCl और HNO3 के मिक्सचर से बनता है, जिसमें HCl का जो मात्रा होना चाहिए 3 अनुपात होना चाहिए और HNO3 का जो अनुपात होना चाहिए वह 1 अनुपात होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ब्यूटेनॉन चतुः कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन यहाँ पर देख सकते हैं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन यौगिक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह पूछा है तो नॉन आया, नॉन ये आता है आपका कीटोन में, कीटोन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो याद रखिएगा सोडियम, सोडियम में यहाँ पर देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2,8, बाहरी कक्षा में 1 तो सोडियम हो जाएगा। हीलियम का नहीं आएगा, ऑक्सीजन का भी नहीं आएगा, मैग्नीशियम का भी नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वो सब। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, तो उन लोगों के लिए क्या आवश्यक है, CO2 H2O, हाँ ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो याद रखिएगा वृक्क की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वह होती है नेफ्रॉन। उसके बाद है बच्चों, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कितने कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, 3 और 4, तो इसको आपको खुद से जवाब देना है बच्चों। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन मतलब पेड़ों में पाए जाने वाला, इंसुलिन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, साइटोकाइनिन होगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, साइटोकाइनिन। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, समन्वय केंद्र जो होता है वह होता है मस्तिष्क, 32 का ये हो जाएगा मस्तिष्क। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में, अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो कौन करता है, अमीबा करता है, किस्ट करता है, कि प्लाज्मोडियम की लिस्मानियम में, तो याद रखिएगा बच्चों कि इसमें जो होगा वह हो जाएगा आपका ईस्ट में होता है, किस में होता है बच्चों, ईस्ट में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय किस में विकसित हो जाते हैं, फल में, ठीक है। नेक्स्ट है समजात अंग का उदाहरण, ठीक है, समजात अंग एक ही प्रकार का अंग होगा लेकिन काम अलग अलग, हमारा दांत और कुत्ते का अग्रपाद बिल्कुल सही है, हमारे दांत और हाथी का दांत ये भी सही है, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी ये भी सही है, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवाया हूँ, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा बच्चों, आपको खुद से लिखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करता है, घास, घास को गेहूं नहीं खाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं, ये गलत है। कौन निर्माण कर रहा है, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव, हाँ ये हो जाएगा। बकरी को गाय ये नहीं हो सकता है, घास को मछली ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, घास उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वन नाशन रोकना, बिजली उत्पादन या जल प्रदूषण या मिट्टी के अपरदन को रोकना, वन नाशन को रोकना, जो इतना भारी मात्रा में वनों का नाश हो रहा था उसके लिए। उसके बाद है खादिन पाए जाते हैं, तो खादिन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों खादिन जो है वो राजस्थान में है, कहाँ पर है बच्चों, राजस्थान में है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 3 के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी आगे की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।